हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने नए एपिसोड के साथ। और ये है हमारे कहानी का भाग 11। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना मेनका दिव्या को फ़ोन करके ये बताती है कि उसका रैंप वॉक है और ये रैंप वॉक 4 साल में सिर्फ एक बार ही आता है और तुम्हें मेरे रैंप वॉक में आना होगा। दिव्या जॉन के साथ मुंबई पहुँच जाती है और इधर मयंक को उस रैंप वॉक में जज के तौर पर बुलाया जाता है, तो वो वशिष्ठ को जाने के लिए मना लेता है। उसके साथ नव्या भी जाती है और मैक्स भी। उस भीड़ में वशिष्ठ को ऐसा लगता है जैसे उसने सौम्या को देखा है, लेकिन फिर वो समझता है कि उसकी आंखों का धोखा है। वहीं जब मैक्स नव्या को बुलाने वापस जाता है तो वो दिव्या को देख लेता है और वो शॉक होकर दिव्या को देखता रहता है और इतने ही देर में दिव्या उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। मैक्स को जब होश आया कि दिव्या उसकी आंखों से ओझल हो रही है तो उसने जल्दी से नव्या का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलिए बॉस ने आपको बुलाया है, घर जाना है। लेकिन नव्या कहाँ जाने के मूड में थी। उसने कहा, नहीं अभी थोड़ी देर रुक जाओ ना, अभी तो सिर्फ एक राउंड ही खत्म हुआ है, दूसरा राउंड 10-15 मिनट में शुरू होगा। मैं पूरा शो देख कर जाऊंगी, मैं अभी नहीं जाऊंगी। लेकिन मैक्स ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसका हाथ जबरदस्ती खींचते हुए वहां से जाने लगा। इवेंट अभी अभी खत्म हुआ था, इसलिए लोगों की लंबी लंबी कतारें थी। दरवाजे की तरफ भीड़ में दिव्या, जॉन और सिद्धार्थ गुम हो गए। मैक्स को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हाथ से सोने का भंडार छीन लिया हो या कुबेर का खजाना। वह घबरा गया और तुरंत मोबाइल निकालकर वशिष्ठ को मैसेज किया। मैसेज पढ़कर वशिष्ठ की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गई। वह गाड़ी का दरवाजा खोलते ही जितनी तेजी से हो सके दौड़ते हुए गैलरिया हॉल में पहुंचा। सामने से उसने देखा कि मैक्स नव्या का हाथ पकड़े उसे जबरदस्ती खींच रहा है। नव्या खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और अपने हाथ से उसके हाथ पर मारते हुए कह रही थी, छोड़िए मुझे। लेकिन मैक्स उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। यह देखकर वशिष्ठ का खून खौल उठा। वह भूल गया कि वह वहां क्यों आया था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसका बॉडीगार्ड उसकी बहन के साथ ऐसा कर रहा है। मैक्स अचानक रुक गया क्योंकि दरवाजे पर खड़ा वशिष्ठ उसे गुस्से से देख रहा था। उसकी नजरें मैक्स के हाथ पर थी जिसमें उसने नव्या का हाथ पकड़ रखा था। मैक्स ने झटके से नव्या का हाथ छोड़ दिया। नव्या अपनी कलाई सहलाने लगी। उसकी कलाई पर मैक्स की पकड़ के लाल निशान बन चुके थे। वह दौड़कर वशिष्ठ के पास गई और शिकायत करते हुए बोली, मैंने आपको कितनी बार कहा है, अपना बॉडीगार्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप इसे क्यों नहीं निकालते नौकरी से। मैक्स को एहसास हुआ कि आज उससे कुछ ज़्यादा ही हो गया और उसने तुरंत बात पलटने के लिए कहा, बॉस मैंने अभी अभी सौम्या को देखा है। कहाँ गई वो? वशिष्ठ ने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए पूछा। सौम्या? नव्या चौंक कर बोली, कौन सौम्या? तभी नव्या को याद आया कि उस लड़के ने उसे सौम्या नहीं दिव्या कहा था। उसने कहा, लेकिन उसका नाम तो दिव्या था। नाम से क्या फर्क पड़ता है, शक्ल तो हूबहू वही थी। वशिष्ठ ने जैसे ही महसूस किया कि सौम्या दिखाई नहीं दे रही, उसका गुस्सा और भड़क गया। उसने झटके से मैक्स का कॉलर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, अगर वही है तो कहाँ है? मुझे गाड़ी से यहाँ तक आने में सिर्फ 40 सेकंड लगे और इन 40 सेकंड में वह कहाँ गायब हो गई? तुम्हारी आंखें कहाँ थी कि इस बात की सैलरी देता हूँ मैं तुझे? मैक्स डर गया और नजरें झुका ली। नजरें नीचे नहीं ऊपर देखकर बता, कहाँ गई है वो? वशिष्ठ गरज कर बोला। नव्या ने धीरे से हाथ से इशारा किया, भाई वो बैक स्टेज की तरफ गई हैं। ये सुनते ही वशिष्ठ ने मैक्स का कॉलर छोड़ा और तेजी से बैक स्टेज की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वशिष्ठ बैक स्टेज की ओर भागा, उसी समय मैक्स ने झटपट नव्या का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में बैठा दिया। फिर उसने अपने आंखों से बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया। अनुभवी बॉडीगार्ड इशारे को तुरंत समझ गए, कुछ वहीं रुक गए
और बाकी वशिष्ठ का पीछा करने निकल पड़े। उधर मैक्स भी वशिष्ठ के पीछे दौड़ता हुआ बैक स्टेज में दाखिल हुआ। बैक स्टेज पर कुछ अभिनेत्रियां, उनके असिस्टेंट्स और क्रू मौजूद थे, लेकिन सौम्या वहां नहीं थी। वशिष्ठ की नजरें बेताबी से चारों ओर दौड़ रही थी। यह कहाँ गायब हो गई? मैक्स मन ही मन बड़बड़ाया। कहीं ये मेरा बॉस मेरा ही अपहरण करके मुझे किसी उल्टे पेंट से न लटका दे, उसने खींचते हुए सोचा। जल्दी से उसने अपने बॉडीगार्ड्स को चारों ओर सौम्या को ढूंढने का आदेश दिया। सबको पहले से ही सौम्या की फोटो दिखाई गई थी, इसलिए पहचानने में देर नहीं लगनी थी। वशिष्ठ पागलों की तरह पूरे हॉल में घूम रहा था। तभी उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। मैक्स, दरवाज़ा बंद करवा दो। लेकिन सच्चाई यह थी कि वशिष्ठ अग्निहोत्री अभी इतना बड़ा नाम नहीं था कि वह गैलेरिया हॉल का दरवाज़ा बंद करवा सके। उसके बॉडीगार्ड अंदर तो घुस गए थे, लेकिन उसे अंदाजा था कि थोड़ी देर में होटल की सिक्योरिटी जरूर आ जाएगी और पूछताछ करेगी। मैक्स ने बिना वक्त गंवाए मुन्ना भाई को कॉल मिलाया और पूरी स्थिति बता दी। मुंबई शहर में हर कोई जानता था मुन्ना भाई अधिराज अग्निहोत्री के असिस्टेंट और शैडो बॉडीगार्ड हैं, और अधिराज का नाम खुद में एक प्रभाव था। वशिष्ठ को यकीन था कि अगर किसी की धौंस काम आएगी तो वह उसके दादाजी की, और वही हुआ। कुछ ही देर में होटल के सिक्योरिटी गार्ड, कुछ अधिकारी और खुद मैनेजर भी दौड़ते हुए वशिष्ठ के पास पहुंचे। मैक्स को डर था कि कहीं वे लोग वशिष्ठ के साथ बदतमीजी न करें, क्योंकि अगर वशिष्ठ का गुस्सा फूट गया तो वह बीरा की तरह उग्र हो जाएगा। लेकिन मैक्स हैरान रह गया। सभी अधिकारियों ने वशिष्ठ के सामने झुककर अदब से प्रणाम किया और मैनेजर बोला, सर, अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमने दरवाज़ा लॉक करवा दिया है। अगर मैडम हॉल के अंदर होंगी तो बाहर नहीं जा सकेंगी। हम तुरंत सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। वशिष्ठ का गुस्सा कुछ पल को थमा। उसने ठंडी आवाज में कहा, मुझे सीसीटीवी रूम में ले चलो। यस सर, कहते हुए मैनेजर ने एक दिशा में इशारा किया। वशिष्ठ तेज कदमों से उसके पीछे चल पड़ा। कुछ समय पहले स्टेज के पीछे दिव्या, जॉन और सिद्धार्थ तीनों मेनका का इंतजार कर रहे थे। तभी मेनका भागती हुई आई। उसने अपने दोनों सैंडल हाथों में उठा रखे थे, मानो दौड़ते हुए आई हो। वह आई और मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ और दिव्या को एक एक हाथ से एक साथ ही गले लगा लिया। सिद्धार्थ और दिव्या ने भी उसे खुशी से अपने गले से लगा लिया। थोड़ी दूरी पर खड़ा जॉन उन तीनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। मेनका छोटे बच्चों की तरह उछलते हुए बोली, दिव्या, और पता है, फाइनली मुझे हमारा आशिक सीरियल में लीड रोल तो नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड लीड रोल जरूर मिल जाएगा। वह इतना ही बोल पाई थी कि अचानक चुप हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, जरूरी तो मिल ही जाएगा। वह फिर से उछलते हुए बोलने लगी। लेकिन तभी उसकी दोस्त दीप्ति, जिसके साथ मेनका को अवार्ड मिला था, अंदर आई। दीप्ति ने आते ही मेनका का हाथ पकड़ा और कहा, अरे खुशियाँ बाद में मना लेना पगली, अभी चल। तुझे पता भी है मयंक अग्निहोत्री सर ने तुझे बुलाया है, वो तुझसे मिलना चाहते हैं। चल चल जल्दी। फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मुझे तो लगने लगा है कि तू उन्हें पसंद आने लगी है। यह सुनते ही मेनका के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। उन्होंने मुझे बुलाया है? उसने खुद से पूछा। फिर दीप्ति की तरफ देखा। हाँ, और नहीं तो क्या, दीप्ति ने मजाकिया लहजे में कहा और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोले, चल अब। सौम्या दीदी, हम बाद में मिलते हैं, आप यहीं वेट कीजिए। फिर वह मेनका को लेकर जल्दी से बाहर चली गई। अब जॉन दिव्या के पास आया और बोला, दिव्या, सिद्धार्थ, हम चलें? सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, आप लोग जाइए, शाम को मिलते हैं और पार्टी करते हैं। दिव्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जॉन के साथ वहां से निकल गई। मुंबई, वशिष्ठ का हाउस। वशिष्ठ अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। उसके एक हाथ में मोबाइल था
जिसे वो बार बार देख रहा था, और दूसरे हाथ में सुलगती हुई सिगरेट। बहुत दिनों बाद फिर से उसने सिगरेट थामी थी। उसे देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूखे शेर के सामने से उसका खाना छिन गया हो। उसके सामने बार बार होटल का वही सीसीटीवी फुटेज घूम रहा था। फ्लैशबैक, जब सौम्या और जॉन एक साथ थे, कैसे जॉन उसे संभाल रहा था और सौम्या भी बिना किसी हिचक के उसके करीब खड़ी थी। लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे तब आया जब होटल से बाहर निकलते वक्त सौम्या के पैरों में दर्द हुआ और जॉन ने उसे बिना झिझक अपनी गोद में उठा लिया। और तो और सौम्या ने कोई विरोध नहीं किया, उल्टा अपने दोनों हाथ जॉन के गर्दन में डाल दिए। इस सीन को देखकर वशिष्ठ का खून खौलने लगा। उसने गुस्से में सामने रखे लैपटॉप पर जोरदार मुक्का मारा और लैपटॉप चकनाचूर हो गया। उसका गुस्सा देखकर मैक्स के साथ साथ उस होटल का मैनेजर भी घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे इतनी जलन, इतना गुस्सा और इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी। वह सौम्या को किसी और के साथ क्यों नहीं देख पा रहा था। उसने खुद से बुदबुदाया, बॉडीगार्ड के वेश में आशिक। फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, जो धीरे धीरे एक खतरनाक डरावनी हंसी में बदल गई। फ्लैशबैक एंड। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। मोबाइल की स्क्रीन उसकी पकड़ के दबाव से दरकने लगी। सिगरेट जो उसके हाथ में सुलग रही थी, उसे जमीन पर फेंक कर उसने अपने जूते से मसल दिया, मानो सिगरेट नहीं जॉन हो। फिर उसने अपने आप से कहा, 4 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं जब तुम मेरी जहन में ना आई हो। लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें याद भी हूं। तुमने इतनी आसानी से सब कुछ भुला दिया। कभी नहीं होगा। और अगर तुम अकेली हो तो फिर हमारा बच्चा कहाँ है? क्या तुमने उसे इस दुनिया में नहीं लाया, या फिर वह कहीं और है? बहुत जल्द तुम मेरे सामने होगी और फिर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे वशिष्ठ का वजूद ही क्यों न मिटाना पड़े। वशिष्ठ भले ही तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ में नहीं रख सकता, लेकिन वीरा तुम्हें पूरी दुनिया से छुपा कर रखेगा। यह सारी बातें कहते हुए उसने अपना दाहिना हाथ अपनी गर्दन के पीछे ले गया और अपनी गर्दन पर अजीब तरह से घुमाने लगा। उसके बाद उसने अपनी मुंडी को 2 से 3 बार गोल गोल घुमाया, जिससे उसकी मुस्कान बेहद खतरनाक और डरावनी लग रही थी। तभी उसका मोबाइल, जो आधा टूटा हुआ था, रिंग करने लगा। स्क्रीन पर नाम उभरा, मिहिर कॉलिंग। और उधर मुंबई दिव्या का फ्लैट। दिव्या शो से लौट चुकी थी। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। उसने नीले रंग की सिल्क नाइटी पहन रखी थी। बाल खोले हुए थे, जो हवा के हल्के झोंकों से लहराने लगे। वह एकटक चांद की ओर देख रही थी और उसे गैलरिया हॉल में बार बार अपनी तबीयत की खराबी याद आ रही थी। वो अनुभव उसके लिए नया था। दिल का जोर से धड़कना, पसीना आना, घबराहट और बेचैनी, और एक अजीब सी उम्मीद कि कोई अपना मिलने वाला है। वो खुद से बुदबुदाई, क्या हो गया था मुझे? क्या मुझे कोई बीमारी हो रही है? कल डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये मुझे क्या हो रहा है? उसने आंखें बंद की और एक चेहरा उसकी आंखों के सामने उभरा, लेकिन चेहरा धुंधला था, साफ नहीं दिख रहा था। मुंबई शहर के बीचों बीच सुनसान रोड। सुनसान सड़क पर वंदना अपनी गाड़ी के टायर पर गुस्से से लात मार रही थी। इसे भी अब भी पंचर होना था। अब मैं नील के घर कैसे जाऊंगी? उसने गुस्से से अपना मोबाइल निकाला, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी और फोन बंद था। उसने गाड़ी की हेडलाइट चलाई और किसी के आने का इंतजार करने लगी। उसने अपने कनेक्शन से नील का पता लगा लिया था और बिना देर किए अब उससे मिलने उसके घर जा रही थी। तभी सामने से एक कार आती हुई दिखाई दी। कार की लाइट
जैसे उसके चेहरे पर पड़ी, ड्राइवर को समझ आ गया कि ये कोई आम लड़की नहीं है, पुलिस ऑफिसर है। उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। यह रुद्र था। रुद्र बाहर आया और उसने वंदना को अजीब तरह से देखा, क्योंकि वंदना उसे घूर रही थी। वंदना एक पल को उसके हैंडसम चेहरे को देखती रह गई। रुद्र उसके पास आया और हाथ हिलाकर बोला, हेलो मैम, कैन आई हेल्प यू? वंदना की वर्दी पर लिखा था IPS वंदना कोठारी। रुद्र को याद आया, आज ही दादाजी से सुना था कि शहर में एक नई महिला IPS ऑफिसर आई है। उसने उसका फोटो भी अपने दादाजी के अखबार में देखा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आपके बारे में आज ही पेपर में पढ़ा था और आपसे इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी ये सोचा नहीं था। वंदना ने गुस्से में कहा, मोबाइल दो, मुझे कॉल करना है। रुद्र ने फौरन मोबाइल उसकी ओर बढ़ाया। वंदना ने उसे आंखें दिखाई, लेकिन तभी उसे याद आया कि फोन लॉक है। उसने जल्दी से मोबाइल वापस लिया, फिर फोन को अनलॉक करके उनके हाथ में दे दिया, लेकिन इस दौरान उसका हाथ वंदना के हाथ से छू गया। वंदना ने तुरंत झटका देकर हाथ पीछे खींच लिया। रुद्र के साथ भी यही हुआ और दोनों के बीच एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। इस अफरा तफरी में मोबाइल हाथ से गिरा और टूट गया। वंदना गुस्से से चिल्लाई, इडियट! रुद्र उसे एक टक देखता रह गया। पहले उसने मदद करनी चाहिए और अब उसे इडियट कहा जा रहा था, मगर वर्दी देखकर वो चुप रहा। उसने तंज कहा, मैडम, थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, आपकी गलती से मोबाइल गिरा और आप मुझ पर चिल्ला रही हैं। आपको पता है ये मोबाइल आपकी 1 महीने की सैलरी से 2 गुना महंगा है। पैसों की बात सुनते ही वंदना तिलमिला उठी। उसे अमीरों से वैसे ही चिढ़ थी। उसने गुस्से में रुद्र के हाथ से मोबाइल छीना और जोर से गाड़ी के बोनट पर मारते हुए बोली, तो क्या कर लोगे? तोड़ दिया, आप बोलो। रुद्र ने देखा वंदना अपना बंद पड़ा हुआ मोबाइल अभी भी अपने हाथ में लेकर खड़ी थी। रुद्र ने भी झटके से मोबाइल वापस छीना और इसे जमीन पर पटक दिया। उसने अपने चमचमाते जूते से कुचलते हुए बोला, अपनी वर्दी का रौब मेरे सामने मत दिखाइए मैडम, 1 मिनट नहीं लगेगा आपकी वर्दी उतरवाने में। यह सुनते ही वंदना का गुस्सा आसमान छू गया। वंदना शॉक्ड रह गई। उसे नहीं लगा था कि कोई लड़का, खासकर रुद्र जैसा, उसे से ऐसा बर्ताव करेगा। रुद्र चुपचाप गाड़ी में बैठा, दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वंदना दौड़कर सामने आ गई। गाड़ी के बोनट पर हाथ मारते हुए चिल्लाई, बाहर निकलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल को तोड़ने की? अगर सामने से नहीं हटी ना तो मैं आपको भी तोड़ सकता हूँ। कहते हुए रुद्र ने स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वशिष्ठ का कमरा। जैसे ही वशिष्ठ के कानों में मिहिर की आवाज पड़ी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मिहिर की सारी बातें ध्यान से सुनने लगा। मिहिर बिना एक पल रुके बोलता जा रहा था और वशिष्ठ सोफा पर बैठा, आंखें बंद किए, पीछे टिक कर उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसने सौम्या की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, लेकिन करंट इन्फॉर्मेशन उसने बताया। इस वक्त मुंबई के अपने फ्लैट में रुकी हुई हैं और वो अकेली हैं और उनके साथ उनके बॉडीगार्ड हैं। अगर आप चाहें तो हम अभी उनसे मिल सकते हैं, और अगर आप कहें तो हम कल भी मिल सकते हैं, मिहिर ने कहा। वशिष्ठ ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो थोड़ी और गहरी हो गई। फिर उसने कहा, ओके, हम अभी मिलेंगे, और उसने कॉल कट दिया। कॉल कटते ही उसके मन में चल रही हलचल अचानक से शांत हो गई और उसे एक सुकून सा महसूस हुआ। उसने कहा, मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। इधर मिहिर अपने हाथ में फोन लेकर उसे घूर घूर कर देख रहा था और मन ही मन वशिष्ठ को गालियां दे रहा था। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी? मैंने वहाँ अपने आदमी तो पहले ही लगा रखे हैं, कौन सा वो उड़ जाएंगी? और अगर उड़ भी गई ना तो इस बार मेरे आदमी भी उनके पीछे पीछे उड़ जाएंगे, लेकिन उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर उसने फोन एक तरफ फेंका
और गुस्से से बड़बड़ाया, पर वशिष्ठ भाई को तो जरा भी सब्र नहीं है। वहां पहुंचने में ही हमें 2 घंटे लग जाएंगे। मुझे क्या, मैं तो उनकी पूछ की तरह उनके पीछे पीछे लगा हूँ। मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, चल बेटा मिहिर, जल्दी से तैयारी में लग जा, नहीं तो देरी हो रही है। स्थान मेनका का घर, मुंबई। रात 8:30 बजे। मेनका अपने कमरे के शीशे के सामने खड़ी जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। आज उसे दिव्या, सिद्धार्थ और दीप्ति के साथ होटल में एक पार्टी में जाना था। बालों को सलीके से सेट करते हुए वह लिपस्टिक लगाने ही वाली थी कि पीछे से उसकी मम्मी की आवाज़ आई। उसकी मम्मी थोड़ी सख्ती से बोली, इतनी रात हो गई है बेटा, अब कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मेनका थोड़ी घबरा गई, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए चेहरे पर एक नकली मुस्कान ले आई और बोली, मम्मी, अगर मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो आप इतनी खुश हो जाएंगी कि खुद मेरे साथ चलने की जिद करने लगेंगी। उसकी मम्मी थोड़ी हैरानी से बोली, अरे ऐसा क्या है भला, मुझे भी तो बताओ। मम्मी, दिव्या आई है मुंबई में, मैं उसी से मिलने जा रही हूँ, मेनका चहकते हुए बोली। यह सुनकर मम्मी का चेहरा खिल उठा। उसकी मम्मी खुश होकर बोली, अरे वाह, फिर उसे घर बुला लेती, होटल में मिलने की क्या जरूरत थी? मेनका, अभी उसके पास समय नहीं है मम्मी, उसने कहा है कि अगली बार जब आएगी तो आपसे जरूर मिलेगी। उसकी मम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मेरी बेटी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। मेनका ने मम्मी को गले लगा लिया और उनके गाल पर एक हल्की सी किस करते हुए कहा, मैं आपका ये भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी मम्मी, और अगर मुझे कभी ऐसा लगा कि मेरी एक भी गलती से आपकी इज्जत पर कोई आंच आएगी तो मैं उसी पल ये मॉडलिंग छोड़ दूंगी। अपनी बेटी के मुंह से इतनी परिपक्व बातें सुनकर मेनका के मम्मी के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई और उनका दिल बेटी पर और भी ज्यादा गर्व से भर उठा। उसी समय चांदनी क्लब। मयंक अग्निहोत्री क्लब के कमरे में बैठा मेनका का इंतजार कर रहा था। यह पहली बार था जब वह किसी का इस तरह से इंतजार कर रहा था। उसके सामने टेबल पर विस्की और वाइन की गिलास रखी हुई थी। अब उसे मेनका का इंतजार करते हुए इरिटेशन हो रही थी। उसने कहा, मैंने उसे मिलने के लिए क्या बुलाया? अपने आप को कहीं की प्रधानमंत्री समझने लगी। कितनी देर लग रही है, 9 बजने वाले हैं। फिर उसने खुद से कहा, यार, मैंने उसे 9 बजे बुलाया है और अभी 8:45 हो रहे हैं। 15 मिनट और इंतजार करता हूँ, मैं ही थोड़ा पहले आ गया हूँ। दूसरी ओर वशिष्ठ के घर पर वशिष्ठ को नींद नहीं आ रही थी। अब उसे सौम्या से मिलने का इंतजार नहीं हो रहा था। उसने नील को फोन किया और मिलने के लिए बुलाया। वह अपनी बात किसी से शेयर करना चाहता था और नील से अच्छा दोस्त उसे कोई नहीं लगा। नील ने उसे मना करते हुए कहा, लेकिन इस बार अपने घर पर नहीं बल्कि चांदनी क्लब में। पहले तो नील ने मना किया, लेकिन फिर मान गया। और उधर तीसरी ओर रुद्र गाड़ी में बैठे हुए 30 मिनट हो चुके थे, लेकिन वह बाहर नहीं आ रहा था। सामने वंदना खड़ी थी। रुद्र जैसे ही दूसरी ओर से निकलने की कोशिश करता, वंदना फिर सामने आ जाती। जितना गुस्सा रुद्र को आ रहा था, उतना ही गुस्सा वंदना को भी था, क्योंकि उसके मोबाइल में बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट थे जिसे रुद्र ने जानबूझकर तोड़ दिया था। वंदना गाड़ी के पास आई और एक जोरदार लात रुद्र की कार के साइड शीशे पर मारी। रुद्र को अंदाजा नहीं था कि उसके महंगे शीशे को वंदना का एक जूता तोड़ सकता है। वह तुरंत नीचे झुक गया ताकि कांच उसके ऊपर न गिरे। वंदना ने गेट खोलकर कॉलर पकड़ा और रुद्र को बाहर खींचते हुए बोली, तूने अभी पुलिस की वर्दी का घमंड देखा ही कहा है। मैं तुम्हें बताती हूँ पुलिस क्या चीज होती है। बहुत गलत कर रहे हो मैडम, लगता है आपको अपनी नौकरी से प्यार नहीं है। उसकी यह बात सुनकर वंदना को फिर से गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेहनत करके पढ़ाई किया है मैंने, तब जाकर इस नौकरी को हासिल किया है। किसी के बाप के रहनुमाई पर मुझे यह नौकरी नहीं मिली।
और यह जो तुम बार बार मुझे मेरी वर्दी उतरवाने का धमकी दे रही हो ना, तो चलो मैं भी देखती हूँ कितना दम है तुम्हारे बाप में। रुद्र ने वंदना का दोनों हाथ पकड़ा और उसे अपने कॉलर से झटके से अलग कर दिया। मैं आपका फोन तोड़ा तो आपको बुरा लग रहा है। सेम मेरा भी फोन टूटा है और आपकी तरह मेरे फोन में भी जरूरी डॉक्यूमेंट थे। अपना अमीरी वाला रौब ना मुझ पर मत दिखाओ। तुमने मेरा फोन जानबूझकर तोड़ा ना, उसमें मेरे कितने जरूरी डॉक्यूमेंट थे, लेकिन तुम्हारा फोन गलती से छूटकर गिरा था और अच्छे से टूटा भी नहीं था। वंदना ने गुस्से से जवाब दिया। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ पुलिस क्या चीज होती है। कहते हुए उसने पीछे का दरवाजा खोला और रुद्र को जोर से धक्का दिया। रुद्र ने अपने सूट को झाड़ा और चुपचाप बैठ गया। वंदना खुद ड्राइविंग सीट पर बैठी और गाड़ी लेकर निकल गई। थोड़ी देर बाद रुद्र हैरान था जब उसने देखा कि गाड़ी नील के घर के सामने रोक दी गई है। नील इसी वक्त बाहर निकल गया था। जैसे ही उसने रुद्र की कार देखी वो पहचान गया, लेकिन वंदना को कार से निकलते देख उसके कदम थम गए। वंदना तेजी से रुद्र के पास पहुंची और बोली, चुपचाप यहीं बैठे रहना, मैं कुछ देर बाद आती हूँ, फिर तुम्हें जहाँ जाना होगा चले जाना। रुद्र मुस्कुराया और आराम से पीछे टेक लगाकर बैठ गया। हाँ जाइए, वैसे भी फ्री में ड्राइवर मिला है तो थोड़ा रिलैक्स ही कर लूँ। वंदना को गुस्सा तो आया, लेकिन जैसे ही उसने नील को देखा उसे अंदाजा हो गया कि वह किसी पार्टी में जा रहा है। वंदना समय के कातिल को जल्द से जल्द ढूंढना चाहती थी, इसलिए उसने रुद्र को इग्नोर किया और नील के सामने खड़ी हो गई। वंदना ने अपने दोनों हाथ अपनी वर्दी के जेब में डाली और नील को ऊपर से नीचे तक देखा। नील ने भी अपने हाथ जेब में डाले और उसी अंदाज में बोला, वंदना कोठारी, क्या बात है? मुझे तो अंदाजा नहीं था कि जिसकी चर्चा पूरा मुंबई कर रहा है वो अपनी पहली ड्यूटी पर मेरे दरवाजे तक आएगी। कहते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वंदना ने हाथ नहीं मिलाया। हम बैठकर बात कर सकते हैं, वंदना ने कहा। इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है नील। मैं जानती हूँ सौम्या और मैं कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी हम क्लासमेट थे और उस नाते तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। नील ने अपनी घड़ी देखी और कहा, इस समय सॉरी, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और वह फिर रुक कर बोला, ओके आप बैठिए, मैं बस एक कॉल करके आता हूँ। नील थोड़ा दूर जाकर वशिष्ठ को कॉल करता है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाता है। अधिराज अग्निहोत्री की बालकनी में अधिराज लगभग सो चुके थे कि उनका मोबाइल बजा। उन्होंने अपनी पत्नी को देखा और धीरे धीरे बालकनी में आ गए। दूसरी तरफ से मुन्ना बोल रहा था, मालिक, जब आप बुद्ध दर्शन के लिए बिहार गए थे उसी समय दीवान झा को मुंबई में देखा गया। अधिराज के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी। एक गहरी सांस लेते हुए बूझे स्वर में कहा, मुन्ना, समझ रहे हो मैं क्या सोच रहा हूँ? यस बॉस, मुन्ना बोला। वो हम पर नजर रख रहा है और जैसे ही आप हटे उसने आकर दिखाया कि वो आपसे डरता नहीं है। अधिराज मुस्कुराए और बोले, शेर जंगल से 2 दिन के लिए गायब क्या हुआ? कुत्ते अपनी चौखट दिखाने लगे। मुन्ना भी हंसा। बस कुछ दिन और मालिक, फिर उसे उसकी औकात दिखाते हैं। मुन्ना फोन पर बात कर ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र अपनी बालकनी से नीचे पड़ी। उसने देखा वशिष्ठ अकेले ही तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। मुन्ना चौंक कर बोला, सर मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। कहते ही वह मोबाइल फेंक कर जितनी तेजी से हो सका सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया। इस बीच वशिष्ठ अपनी कार में बैठ चुका था और कार स्टार्ट करने ही वाला था कि मुन्ना उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। वशिष्ठ ने मुन्ना को देखा और गाड़ी रोक दी। गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। वशिष्ठ तीखे लहजे में बोला, क्या कर रहे हैं आप मुन्ना भाई, हटिए सामने से। मुन्ना शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोला, इतनी रात को अकेले?
वो भी बिना बॉडीगार्ड के। वशिष्ठ, ये ठीक नहीं है। वशिष्ठ ने उसकी तरफ एक तीखी नजर डाली और अपनी आवाज कड़ी करते हुए बोला, आप अपने काम से काम रखिए, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, इसमें दखल देना बंद कीजिए। एक पल रुककर और आंखों में नाराजगी के साथ दोबारा बोला, मुझे अपनी फिक्र करना आता है और मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। हर वक्त मेरे आगे पीछे बॉडीगार्ड्स की भीड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मुन्ना धीरे से लेकिन दृढ़ता के साथ बोला, फिक्र करना मेरा काम है। तुम ही भले न मानो, लेकिन इस शहर में तुम जैसे लोग हमेशा निशाने पर रहते हैं। वशिष्ठ कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे कार का दरवाजा बंद किया और ड्राइव करते हुए वहां से निकल गया। मुन्ना वहीं खड़ा रहा, आंखों में चिंता और बेचैनी की चमक लिए। वशिष्ठ की कार जैसे ही गेट से बाहर निकली, मुन्ना कुछ पल तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे कोई आइडिया कौंधा। मुन्ना खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, अगर इसको समझाना नहीं है तो मुझे ही कुछ करना होगा। फिर जैसे ही मुन्ना के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने जल्दी से मैक्स को फोन लगाया और बोला, वशिष्ठ अकेले घर से बाहर गया है और तुम सो रहे हो। सिविल ड्रेस में उसके आसपास ही रहना, अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो। वशिष्ठ को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि तुम लोग उसके पीछे गए हो। जल्दी निकलो। मैक्स ने तुरंत जवाब दिया, ओके सर। उसने झटपट अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल किया और गुस्से से बोला, सभी लोग सिविल ड्रेस में तुरंत निकलो। वशिष्ठ सर, उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए, समझे? हमें बस दूर से निगरानी रखनी है। सारे बॉडीगार्ड्स तेजी से एक्शन में आ गए। मैक्स खुद भी अपनी जैकेट पहनते हुए कमरे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन थी। उसे पता था वशिष्ठ अगर अकेले कहीं गया है तो मामला आम नहीं है। चांदनी क्लब, एक खास कमरा। कमरे का दरवाजा खुला और अंदर 19 साल की एक खूबसूरत लड़की ऑरेंज सलवार सूट पहने दाखिल हुई। सामने में अंक बैठा था। दूसरी ओर दिव्या, दीप्ति और सिद्धार्थ एक टेबल पर बैठे थे। दीप्ति ने दिव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुझे पता है मेनका ने इस दिन के लिए कितना मेहनत किया है? 4 सालों में उसने ना नमक खाया और ना ही चीनी। मैं तो कहती हूँ इसे किसी टीवी सीरियल का मेन लीड मिल जाना चाहिए। सिद्धार्थ ने कहा, दीप्ति, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मयंक अग्निहोत्री इस मेनका में इतना इंटरेस्ट क्यों लग रहा है? क्या वो उसे पसंद करने लगा है? दिव्या ने मुस्कुराकर कहा, शायद हमारी मेनका है ही इतनी खूबसूरत। उनसे थोड़ी दूरी पर जॉन खड़ा था। उसकी नजरें दिव्या से फिसलकर बार बार दीप्ति के खूबसूरत चेहरे पर जा रही थी। बोलते समय दीप्ति की आंखें गोल गोल घूम रही थी और उसके पंखुड़ियों जैसे होठ बार बार हिल रहे थे। अचानक से जॉन को अपने अंदर गर्मी महसूस होने लगी। उसने दूर खड़े बॉडीगार्ड को दिव्या पर नजर रखने को कहा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मयंक की नजर मेनका पर पड़ी, वह एक टक उससे ही देखने लगा। मयंक को थोड़ा awkward फील हुआ और उसने अपना गला खंगालने का नाटक किया। उसके खांसने की आवाज सुनकर मेनका होश में आई। मेनका ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मयंक को नमस्ते किया और मयंक अपनी जगह से उठ गया। वह मेनका के खूबसूरत आंखों में डूबता जा रहा था। उसने मेनका को बैठने का इशारा किया। मेनका अंदर से बहुत खुश हो रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था उसके सामने मयंक अग्निहोत्री खड़े हैं। मयंक ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, क्या लेंगी आप? मेनका ने कहा, जी नहीं, कुछ नहीं, आप बताइए, आपने मुझे कैसे बुलाया? मेनका अंदर से बहुत खुश हो रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने मयंक अग्निहोत्री खड़े हैं। मयंक ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, क्या लेंगी आप? मेनका ने कहा, जी नहीं, कुछ नहीं, आप बताइए, आपने मुझे कैसे बुलाया? मेनका की नज़रें जमीन को छू रही थी और मयंक की नज़रें लगातार मेनका को देख रही थी। मेनका के गाल शर्म से लाल होने लगे।
जब मयंक को अपनी नज़रों की गलती का एहसास हुआ तो उसने अपनी नज़रें मेनका के चेहरे से हटाई और उसके सामने रखा ग्लास उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन मेनका ने मना कर दिया। उसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स पर ज़्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए वह मयंक से थोड़ी दूरी बनाए हुए थी। वह मयंक को सिर्फ इतना ही जानती थी कि वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। उसके जीवन के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। मयंक ने कहा, आप इसे पी सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया है। नहीं थैंक यू, मेनका ने हल्के से शर्माते हुए कहा। वैसे तुम काफ़ी खूबसूरत हो। मयंक के दिल की बात उसकी जुबान तक आ गई। मेनका ने एक बार नज़र उठाकर उसे देखा और फिर धीरे से बोली, थैंक यू सर, ये आपकी नज़रों की खूबसूरती है। आपकी एक्टिंग स्किल्स भी काफ़ी कमाल की है और मैं सिफारिश कर सकता हूँ आपको हमारा आशिक सीरियल में लीड रोल के लिए लिया जाए। यह सुनते ही मेनका की आंखें चमक उठी, लेकिन अब उसे थोड़ा डर भी लगने लगा, कहीं मयंक इस पल के बदले उससे कुछ मांग न ले। मयंक उसके चेहरे के भाव पड़ गया और बोला, घबराओ मत, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक प्रतिभा को यूं दबने नहीं देना चाहता। लेकिन मयंक थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, मेरी एक शर्त है। शर्त? शर्त शब्द सुनते ही मेनका भीतर तक सिहर गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। उसने पूछा, कैसी शर्त? तुम्हें मेरे साथ एक कॉफी डेट पर चलना होगा। मेनका ने सोलो जैसी नजरों से मयंक को देखा और बोली, लेकिन अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो पता नहीं लोग क्या क्या बातें बनाएंगे, और अगर मुझे हमारा आशिक में लीड रोल मिला हुई तो लोग यही कहेंगे कि मैंने भी बाकी एक्ट्रेस की तरह कोई गलत रास्ता अपनाया है। कहते कहते मेनका चुप हो गई। उसकी अधूरी बात मयंक खूब समझ रहा था। उसने कहा, तो हम ऐसी जगह मिलते हैं ना जहाँ हमें कोई ना देखे, आपके घर पर या मेरे दोस्त के घर पर, कहीं भी। यह सुनकर मेनका को थोड़ी राहत मिली। उसने कहा, ये मेरा सौभाग्य होगा सर, मैं आपके साथ कॉफी डेट पर जाऊंगी। मयंक दिल से खुश हो गया और मुस्कुराते हुए मेनका को देखने लगा। तभी उसका मोबाइल बजा। दूसरी तरफ से वशिष्ठ की आवाज़ सुनाई दी। मयंक ने मन ही मन सोचा, इस वशिष्ठ भाई को इतनी रात को क्या हो गया, मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? और फिर वह वशिष्ठ से बात करने लगा। उसने आंखों ही आंखों में मेनका को जाने का इशारा किया। मयंक अपने मोबाइल को कान से लगाए बालकनी में आता है। उसी वक्त वशिष्ठ दिव्या के फ्लैट के सामने खड़ा था। दिव्या का फ्लैट बाहर से लॉक था। वशिष्ठ कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसे याद आया कि उसने दिव्या के साथ एक ग्रीन साड़ी पहने खूबसूरत मॉडल को देखा था। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने मन ही मन सोचा, मयंक जरूर उसे जानता होगा, और अगर वह लड़की मयंक से मिली है तो वह हमें दिव्या तक जरूर पहुंचा सकती है। इसी सोच में डूबा वशिष्ठ मयंक को फोन लगाता है। तभी उसके पीछे से मैक्स अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ गया। वशिष्ठ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। मिहिर मन ही मन बड़बड़ाया, ये हमारी मैडम कोई भूतनी या चुड़ैल तो नहीं? जैसे ही हम उनके पास पहुंचते हैं गायब हो जाती है। हे भगवान, मेरे बॉस को जल्लाद बनने से बचा लो। फिर उसने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा और मन ही मन कहा, भगवान के लिए कोई भी मुंह मत खोलना, वरना सब सीधे भगवान के पास पहुंच जाएंगे। उसने इशारे में सबको शांत रहने का इशारा किया। उधर मयंक ने जैसे ही वशिष्ठ की बात सुनी वह हैरान रह गया। उसने पलटकर देखा तो मेनका वहां से जा चुकी थी। वशिष्ठ फोन पर बोला, मेनका शर्मा की सारी डिटेल्स निकालो और आधे घंटे के अंदर मुझे भेजो। इतनी रात को आपको क्या हो गया है? मयंक चौंक गया। आपको मेनका से क्या लेना देना? क्या हुआ? वो अच्छी लगने लगी है आपको? क्या आप उसे पसंद करने लगे हैं? मयंक के दिमाग में चल रहे इन ख्यालों को सुनते ही वशिष्ठ गुस्से से तमतमाया और बोला, जितना बोला है उतना ही कर, ज्यादा अपना दिमाग मत चला, वरना एक्टिंग करने लायक नहीं बचेगा। और उसने फोन काट दिया।
फोन अभी कटा ही था कि मिहिर का फोन दोबारा बजने लगा। उसने जल्दी से फोन उठाया और कान पर लगाया। दूसरी तरफ से उसी के एक आदमी की आवाज आ रही थी और उसे आदमी की आवाज सुनकर मिहिर की आंखें चौड़ी हो गई। मिहिर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वशिष्ठ उसकी तरफ मुड़ा। उस आदमी ने जल्दी से फोन पर कहा, सर, सौम्या मैम इस वक्त चांदनी क्लब में है। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हैं। वशिष्ठ ने जैसे ही ये सुना, बिना एक पल गंवाए उल्टे पांव मुड़कर कदम बढ़ा दिए और उसका काफिला एक बार फिर से सड़कों पर दौड़ रहा था।